ये 2025 है और दुनिया तनाव में है। दो बड़ी वॉर्स ग्लोबल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल रही है। यूक्रेन में रशिया के साथ लगातार लड़ाई चल रही है, जबकि मिडिल ईस्ट ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से किनारे पर है। ये दूर की हेडलाइंस नहीं है, इनका असर हर जगह महसूस होता है, बढ़ती कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चिंताओं तक। एक रीजन में एक मिसाइल दुनिया भर के मार्केट्स को डिसरप्ट करती है। दूर की ब्लॉकेड आपकी ग्रोसरीज को महंगा कर देती है। ये वॉर्स एक टूटे हुए वर्ल्ड ऑर्डर के सिम्टम्स हैं, जो नेशनलिज्म और फेल्ड डिप्लोमेसी से फ्यूल्ड हैं। हमें साइड्स चुनने के लिए कहा जाता है, लेकिन असली कीमत आम लोग चुकाते हैं। परिवार उजड़ जाते हैं। वॉर मेसी, ब्रूटल और डिह्यूमनाइजिंग होती है। ग्लोबल सिटीजन्स के तौर पर हमें हेडलाइंस से आगे बढ़कर इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे इंसानियत के चेहरे देखने चाहिए। दुनिया एक प्रेसिपिस पर खड़ी है, डिप्लोमेसी कम हो रही है और फोर्स उसकी जगह ले रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे डूम्सडे वॉच के बारे में, यानी तबाही का अंतिम दिन। ऐसा दिन जिसके बाद कभी सूरज नहीं निकलेगा। जी हाँ, एक ऐसा ही दिन जिसके बाद कभी दोबारा से सूरज नहीं उगेगा और ना ही कोई इंसान बचेगा। एक घड़ी है जिसको साइंटिस्ट अपने हिसाब से आगे और पीछे करते रहते हैं। कहते हैं जब उन्हें लगता है तबाही का दिन पास है, तो वो उस घड़ी को 12 बजे के बिल्कुल पास ही कुछ सेकंड दूर कर देते हैं। और जब उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है फिर से, तो वे अपने समय अनुसार उसको घड़ी को पीछे कर देते हैं। जनवरी 2025 में इस घड़ी को 79 सेकंड पीछे केवल देखा गया था। ये इसलिए देखा गया था क्योंकि उस समय रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी। सवाल ये है, क्या ये वो दुनिया है जो हम चाहते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां पावर ह्यूमैनिटी पर हावी हो। यूक्रेन में युद्ध रातों रात शुरू नहीं हुआ। ये इतिहास सोवियत यूनियन के कोलैप्स और रशिया के नेटो एक्सपेंशन के डर में रूटेड है। रशिया के लिए यूक्रेन इन्फ्लुएंस का एक वाइटल स्फीयर है। यूक्रेन के लिए ये इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई है। मेडन रेवोल्यूशन यूक्रेन की यूरोपियन फ्यूचर के लिए पुकार थी, जिसका जवाब रशिया ने फोर्स से दिया। ये इरिकंसिलेबल नैरेटिव्स का क्लैश है। इन्फ्लुएंस रिस्टोर करना बनाम फ्रीडम सिक्योर करना। ईरान कॉन्फ्लिक्ट भी उतना ही उलझा हुआ है। दशकों का मिसट्रस्ट, न्यूक्लियर एम्बिशंस और रीजनल राइवलरीज। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस और कोवर्ट अटैक्स ने हॉस्टिलिटी को बढ़ावा दिया है। अब ओपन वॉर मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा है। यूएस और एलाइज ईरान को डिस्टेबलाइजर मानते हैं। ईरान खुद को सीज में देखता है। मैक्सिमम प्रेशर ने केवल पोजीशंस को सख्त किया है। दोनों पक्षों को डिजास्टर की ओर धकेल रहा है। हर पक्ष का डिफेंस दूसरे द्वारा अग्रेशन के रूप में देखा जाता है। नतीजा एस्केलेशन का एक साइकिल दुनिया को कैटास्ट्रोफी के करीब ला रहा है। लेकिन अगर आज की स्थिति देखते हैं तो इस घड़ी का समय और भी कम कर दिया गया होगा, जैसे कि कुछ ही सेकंड्स कम, क्योंकि इस समय इजराइल और ईरान का भी युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये देखा जाए कि एक रशिया भी परमाणु पावर देश है। वे परमाणु बम फेंक के कहीं भी तबाही ला सकता है। इस समय रशिया के पास जितने ज़्यादा परमाणु बम हैं, उतने परमाणु बम किसी के भी पास नहीं है। तो ये किस चीज़ की लड़ाई है? देखा जाए तो यूक्रेन इस समय, वो उसका कहना था कि मुझे रशिया के साथ खतरा है और मैं नाटो में शामिल होऊंगा। नाटो, ये जो देश हैं, किसी भी देश पे संकट होता है तो ये इकट्ठे मिलकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन रशिया को ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि अपने ही पड़ोस में रहकर वे लोग हम पे हमला करें। तो देखा जाए तो रशिया ने एक तरह से ये अपनी सेफ्टी के लिए भी किया। लेकिन एक तरह से देखा जाए, अगर आप परमाणु वाले देश हैं तो वो अगर परमाणु लेना चाहते हैं या नाटो में शामिल होना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं था। सब देशों की इस समय अपनी अपनी सोच चल रही है। वहीं नाटो देशों का दोगलापन यहाँ देखा गया इजराइल और ईरान के युद्ध में, जहाँ ये इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल को सपोर्ट करने का इनका केवल एक ही मकसद है कि इजराइल को हम सपोर्ट करें ताकि वे ईरान से वो युद्ध करे और ईरान कभी परमाणु पावर देश नहीं बन पाए। इसको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट कर रहा है वो है अमेरिका। युद्ध की असली कीमत शैटर्ड लाइव्स में मापी जाती है, टेरिटरी में नहीं। यूक्रेनियन शहर मरियुपोल, बखमुत, खार्किव अब खंडहर हैं। लाखों लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। परिवार टूट गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं
और युवा सैनिकों के सपने हिंसा में खो गए हैं। इकोनॉमिक फॉलआउट ग्लोबल है। फूड शॉर्टेजेस, सोरिंग प्राइसेस और इन्फ्लेशन दुनिया के सबसे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। केन्या में एक किसान, बांग्लादेश में एक मजदूर, ब्राजील में एक ड्राइवर, सभी दर्द महसूस करते हैं। वॉर का ट्रॉमा बना रहता है। डर, नुकसान और टूटे हुए समुदाय। सिंपल जॉयज गायब हो जाते हैं। विश्वास की जगह शक ले लेता है। ईरान में वर्षों के सैंक्शंस और अब युद्ध ने बेहतर जीवन की उम्मीदों को कुचल दिया है। आम इरानियंस इन्फ्लेशन, डिप्रेशन और आइसोलेशन का सामना करते हैं। युद्ध दुख को बढ़ाता है। एक युवा शिक्षित पीढ़ी के सपनों को बुझा देता है। ये भूले हुए शिकार हैं, जियोपॉलिटिक्स के शोर में खो गए हैं। उनकी ह्यूमैनिटी ही असली कहानी है, हमें नजर नहीं हटानी चाहिए। हालांकि अमेरिका ने अपने लिए बहुत से परमाणु बम आज तैयार कर लिए जो वह दूसरे देशों पे कभी भी फेंक सकता है। मतलब एक इंसान ही दूसरे इंसान का इस समय दुश्मन बना बैठा है। ये है डूम्सडे वॉच की सच्चाई। दो बड़े युद्धों ने दुनिया को कोल्ड वॉर के बाद से किसी भी समय से ज्यादा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के करीब ला दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध रशिया और वेस्ट के बीच एक प्रॉक्सी फाइट है, जिसमें नेटो का समर्थन सीधी टक्कर का जोखिम पैदा करता है। एक छोटी सी गलती भी एक व्यापक युद्ध को ट्रिगर कर सकती है। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल, गल्फ स्टेट्स और ग्लोबल पावर्स शामिल हो जाएंगे, जिससे रीजन एक बैटलफील्ड बन जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक वॉर जोन बन सकता है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पंगु हो जाएगी। न्यूक्लियर थ्रेट्स मंडरा रहे हैं। रशिया का आर्सेनल, ईरान की एम्बिशंस और प्रोलिफरेशन का जोखिम। शांति के लिए तंत्र, डायलॉग, ट्रीटीज, यूएन टूट रहे हैं। लीडर्स अल्टीमेटम्स में बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइज में नहीं। दुनिया रिजिड ब्लॉक्स में बंट रही है, जो विश्व युद्धों से पहले के अलायंसेस की याद दिलाता है। पोलराइजेशन और मिसट्रस्ट डी-एस्केलेशन को लगभग असंभव बना देते हैं। हम एक क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। गलत मोड कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। इतिहास दिखाता है कि युद्ध धोखा देता है, ग्लोरी का वादा करता है, केवल नुकसान देता है। पिछले युद्धों के सबक फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि हम पुरानी गलतियों को दोहरा रहे हैं। सर्वोच्च मूल्य मानव जीवन है। हर कैजुअल्टी एक खोया हुआ ब्रह्मांड है। दुश्मन को डिह्यूमनाइज करना हिंसा का मार्ग प्रशस्त करता है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। शांति युद्ध की अनुपस्थिति से ज्यादा है। ये एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड ह्यूमैनिटी है। आशा लीडर्स में नहीं, बल्कि लोगों में है, जो विरोध करते हैं, वॉलंटियर करते हैं और बेहतर भविष्य की मांग करते हैं। बदलाव जमीन से आता है, सॉलिडेरिटी और ट्रूथ के माध्यम से। ये ह्यूमैनिटी की आत्मा के लिए एक लड़ाई है, डिवीजन या एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन। शांति के लिए करेज, डायलॉग और अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। ये था आज का हमारा एपिसोड। आपको कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।